नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन विधियाँ, उसके अंतर्गत हमने पढ़ी थी पाठशाला विधि। तो पाठशाला विधियों के अंतर्गत हमने 10 विधियाँ पढ़ चुके हैं, मौखिक विधि से लेकर के व्याकरण विधि के व्याकरण विधि तक। तो ये 10 विधियाँ हैं, ये पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठशाला विधि के गुण, जो कि प्राचीन विधि के अंतर्गत आते हैं। उन पाठशाला विधियों के पूरी विधियों के गुण, कौन कौन से उनके गुण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। तो हम पढ़ेंगे पाठशाला विधि के गुण, ठीक है। कौन कौन से गुण होते हैं इसके, आइए जानते हैं। पहला इसका गुण है सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों के लिए। ये जो विधि है वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए है। और छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। जो पाठशाला विधि है उसके द्वारा छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। अभ्यास और स्मरण शक्ति की प्रधानता इन विधियों के अंतर्गत दी गई है, क्योंकि अधिकांशतः ये जो विधियां हैं उनमें कंठस्थीकरण के ऊपर बल दिया गया है, तो इसलिए स्मरण शक्ति की प्रधानता इनमें है, ये इनका एक मुख्य गुण है। और भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संस्कृत साहित्य के अनुसंधान के लिए उपयोगी है। अगला इसका गुण है छात्रों में मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये भी पाठशाला विधि का एक मुख्य गुण है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। गुरु व शिष्यों के संबंध भी मधुर होते हैं, ये भी इसके मुख्य गुणों में सम्मिलित है। अब पाठशाला विधि के दोष हम देख लेते हैं कि जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष तो निश्चित रूप से पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं पाठशाला विधि के, कौन से दोष हैं। पहला इसका दोष है व्याकरण प्रधान होने के कारण नीरस, क्योंकि इन विधियों में व्याकरण की प्रधानता है, तो व्याकरण की प्रधानता होने के कारण ये विधियाँ क्या हो गई, नीरस हो गई है। भाषा की अन्य विधाओं जैसे कि गद्य, पद्य, कथा आदि की इनमें उपेक्षा की गई है। इसका अगला गुण है सामान्य तथा मंद बुद्धि छात्रों के लिए अनुपयोगी है। ये जो विधियाँ हैं वो सामान्य और जो मंद बुद्धि बालक है उनके लिए अनुपयोगी है। शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता है, ये इनका मुख्य दोष है। शिक्षण क्या होता है, अध्यापक केंद्रित होता है। और जो वर्तमान जो नवीनतम उपागम है उनके अंतर्गत जो विधियाँ हैं उनके अंतर्गत शिक्षण क्या होगा, वो छात्र केंद्रित होगा, जबकि प्राचीन विधियों में शिक्षण जो है वो अध्यापक के ऊपर केंद्रित है। अगला इसका दोष है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए स्थान नहीं। इसमें कोई पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुपयोगी, ये इनके मुख्य दोष है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण विधि जो प्राचीन विधियों के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप जान सकें क्या होती है व्याकरण अनुवाद विधि। और इस विधि से रिलेटेड, इस विधि से संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस विधि को आप ध्यान से पढ़िए। हम पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य क्या नाम है, भंडारकर विधि। ये जो विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, इसका दूसरा नाम है भंडारकर विधि। क्या है, भंडारकर विधि, इसको आप अभी याद कर लीजिए। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, तो इस विधि के प्रवर्तक हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये नाम भी कई बार पूछा गया है कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है इस विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर रामगोपाल भंडारकर। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये इसकी विधि के प्रवर्तक हैं। और यह जो विधि है वो 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई है। कब दी गई है, 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के बाद में इस विधि का विकास हुआ है। पाश्चात्य प्रणाली आश्रित यह विधि संस्कृत अध्यापन के लिए नवीन विधि है। व्याकरण अगला है व्याकरण अनुवाद विधि को आधार मानकर आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में 2 पुस्तकें बनाई गई। कौन कौन सी पुस्तकें हैं, एक तो है मार्गोपदेशिका और दूसरी है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। सरलतापूर्वक संस्कृत भाषा तथा संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए उपयोगी है यह विधि। इसके आगे है
वामन शिवराम आपटे के द्वारा अपनी पुस्तक द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन में इस विधि का अनुकरण किया है। केल होरन, मोनियर विलियम, मैकडोनल आदि पाश्चात्य विद्वानों ने इस विधि को भी स्वीकारा है। आगे हैं इस विधि के गुण। जो अपनी विधि थी व्याकरण अनुवाद विधि, उस विधि के कौन कौन से गुण हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस विधि का गुण क्या है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रौढ़ों के लिए, स्वयं पाठी तथा पत्राचार से पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। विषयों का वर्गीकरण करके कठिनी निवारण हो जाता है। कंठस्थीकरण की अपेक्षा चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यानी कि इसमें कंठस्थीकरण के ऊपर बल बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और इसके कंठस्थीकरण के अलावा चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास, इनके ऊपर बल देने के कारण ही ये जो विधि है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि कही गई है। जो कंठस्थीकरण के ऊपर बल देते हैं उस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहते हैं। जो निरीक्षण शक्ति पर बल देते हैं और चिंतन शक्ति पर बल देते हैं उस विधि को यह मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं। तो ये इस विधि के गुण हैं। अब हम जान लेते हैं इस विधि के दोष की कौन कौन से इसके दोष हैं। तो ये जो विधि है वो केवल उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है, ये इसका मुख्य दोष है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग हम प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं कर सकते हैं। भाषा के विविध पक्षों, उच्चारणाभ्यास, मौखिक कार्य, पद्यों की रसानुभूति आदि की इसमें अपेक्षा होती है, ये भी इसका एक प्रमुख दोष है। केवल व्याकरण अनुवाद पर ही बल दिया जाता है, अतः एकांगी है। क्योंकि इसका नाम ही व्याकरण अनुवाद विधि है तो व्याकरण के अनुवाद के ऊपर ये बल देती है, तो ये इसका एक प्रमुख दोष बताया है। तो ये थी अपनी पाठशाला विधि के गुण और व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में हमने जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।